आर्किटेक्चर वर्सेस सिविल इंजीनियरिंग ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूज हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये मोर और लेस दोनों ऊपर ऊपर से मतलब आउटसाइड से अगर आप देखोगे ना शेल से, तो ये दोनों सेम इंडस्ट्री लगती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम बता नहीं पाते, लेकिन वहीं जब हम इसको डिग इन करते हैं और अंदर जाते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि इनके रियल डिफरेंसेस क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इनके डिफरेंसेस के ऊपर बात करेंगे, इनकी सैलरीज के ऊपर बात करेंगे, कैसे आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर बनते हैं वो भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोग को सिर्फ बातों से नहीं, एक रियल प्रोजेक्ट पे भी समझाऊंगा कि क्या एक आर्किटेक्ट काम होता है और उसी प्रोजेक्ट पे क्या एक सिविल इंजीनियर काम करता है। एक रियल प्रोजेक्ट भी रियल एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए ना आर्किटेक्चर वर्सेस सिविल इंजीनियरिंग की, तो ये वो वीडियो होने वाली है जो पूरे यूट्यूब वीडियो पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस डेडिकेटेड वीडियो में ये भी बताऊंगा आप लोग को कि अगर दोनों को ही 1 करोड़ का माइलस्टोन अचीव करना है, कि मतलब मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं अपने अपने फील्ड में, तो कैसे कमा सकते हो और कितने साल लगेंगे दोनों को, तो ये भी आपको समझने को मिलेगा कि कौन पहले जीतेगा और क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए दोनों ही प्रोफेशन में। वर्किंग स्टाइल, अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो डिजाइन, प्लानिंग एंड एस्थेटिक्स, वो इन 3 पॉइंटर्स पे काम करता है। ये वो 3 प्रिंसिपल है जिस पे एक आर्किटेक्ट काम करता है। सिविल इंजीनियर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और एग्जीक्यूशन, ये वो 3 प्रिंसिपल्स है जिस पे एक सिविल इंजीनियर काम करता है। आप दोनों में फर्क समझ रहे हो? एक एकदम क्रिएटिव फील्ड है जहां पे एस्थेटिक्स, प्लानिंग जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, और वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो वो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी की बात हो रही है। मतलब वही जो प्लान हुआ है उसी का ही स्ट्रक्चर बनाना, और वहीं पर जो डिजाइनिंग की गई है उसी का ही एग्जीक्यूशन देखना एक सिविल इंजीनियर काम होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के वर्किंग स्टाइल्स के प्रिंसिपल्स पे। वहीं पर अगर वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें ना, तो एक आर्किटेक्ट का मोस्टली टाइम जो है वो एसी के अंदर, एक स्टूडियो के अंदर बीतता है, मतलब कि एक ऑफिस के अंदर बीतता है। और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में संडे को या मंथली विजिट या फिर वीकली विजिट एक बार करना पड़ सकता है, जो कि एक आर्किटेक्ट करता है। वहीं पर अगर एक सिविल इंजीनियर की बात करें तो वो मोस्टली ऑन साइट ही रहता है, और साइट में ही उनका एक साइट ऑफिस बन जाता है, जिसे कि हम टेम्पररी साइट ऑफिस बोलते हैं। वहीं पर ही बन जाता है और उसी में वो लोग काम करते हैं, या फिर आप ये मान के चलो कि 90% तो वो साइट पर खड़े रहते हैं और एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं ड्राइंग्स को पढ़ पढ़ के। इसी में अगर टूल्स की बात करें तो एक आर्किटेक्ट सबसे पहला टूल जो है वो यूज करता है वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड पे वो अपनी प्लानिंग और डिजाइनिंग करता है, और इसी ऑटोकैड का मैं आप सॉफ्टवेयर आपको दिखाने वाला हूँ आगे जो हम रियल प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। वहीं पर अगर सेकंड पॉइंटर की बात करूं, सेकंड सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो फिर स्केचअप और रेविट, ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जो मोस्टली मेजरली आर्किटेक्ट यूज करते हैं। स्केचअप यूज करते हैं 3D के लिए, रेविट यूज करते हैं बिम कंस्ट्रक्शंस के लिए। और वहीं अगर सिविल इंजीनियर की बात करें तो सबसे पहला वो ऑटोकैड सिविल वर्जन वाला यूज करते हैं। सिविल ऑटोकैड सिविल अब आने लग गया है, पहले सिर्फ ऑटोकैड ही रहा करता था, लेकिन अब ऑटोकैड सिविल वर्जन आ गया, मतलब सिविल इंजीनियर्स के लिए अलग से बनाया गया है ऑटोकैड को। नेक्स्ट की बात करें तो स्टैड प्रो, जहां पे कि इंजीनियर जो है वो स्टैड प्रो पे वर्क करते हैं। एंड थर्ड इज MS प्रोजेक्ट। ये 3 मेजर सॉफ्टवेयर हैं जिसपे एक सिविल इंजीनियर वर्क करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो ये मोस्टली जो डिसीजंस है ना वो क्लाइंट फोकस डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इनका जो मेन प्राइमरी फोकस होता है वो क्लाइंट होता है, क्योंकि इनकी डीलिंग डायरेक्ट क्लाइंट से होती है आर्किटेक्ट की। वहीं पर अगर एक सिविल इंजीनियर की बात करें तो इनका जो मोर और लेस काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, या फिर आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूशन बेस्ड रहता है। तो वहां पर जो भी एग्जीक्यूट करवाना होता है वहां पर सिविल इंजीनियर काम आता है, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे काम आता है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है या कॉन्ट्रैक्ट लेना है, काम करना है। तो इनका डायरेक्ट क्लाइंट से रिलेशन नहीं रहता है, ये इनका प्राइमरी फोकस्ड वर्क टास्क होता है, जो कि ये दोनों ही अपने अपने फील्ड पर महारत हासिल करके रखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। एक छोटे प्रोजेक्ट को समझेंगे, छोटे प्रोजेक्ट पे इसलिए ताकि आपको समझने में और को रिलेट करने में इजी पड़े। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे तो वैसे भी कॉपीराइट आ जाएगा, तो छोटे प्रोजेक्ट को समझते हैं। एक रेसिडेंशियल हाउस पे समझते हैं कि दोनों के बाइफिकेशन वर्क क्या है, और इसके बाद ना आप जितनी भी पूरी अब आगे कंटिन्यूशन वीडियो देखोगे ना आपको रिलेट हो पाएगा। अच्छा वो ये काम कर रहे थे, अच्छा वो काम कर रहे थे, तो इसलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल पहले दिखा रहा हूँ वीडियो में ही, ताकि आप इसके बाद जितनी भी चीजें होंगी उनको को रिलेट कर पाओ। तो देखिए ये है हमारा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी आउटर बाउंड्री साइट है, ये ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा उसका फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। अब ये जो ड्राइंग्स है ना, ये जो कंप्लीट ड्राइंग्स है आप देख रहे हैं, ये बनाते हैं एक आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट काम है। आर्किटेक्ट क्या करता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, प्लानिंग देखना, डिजाइनिंग देखना और एस्थेटिक्स देखना। अब उन्होंने एस्थेटिक्स देखा तो सी शेप का जो है आप देख सकते हैं कि स्टेयरकेस बनाया है, ऊपर से MS में बनाया है, मतलब माइल्ड स्टील में बनाया है, ना कि वो RCC वाला है जो पत्थर के होते हैं वो नहीं। फिर बेडरूम बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं फर्नीचर लेआउट किया है। तो प्लानिंग
प्लानिंग किया है, स्पेसेस के साथ प्ले किया है उन्होंने, है ना, को रिलेट किया है स्पेसेस के साथ। और साथ ही साथ जो है एक आर्किटेक्ट एक बेसिक थीम अपने दिमाग में लेके चलता है कि कहाँ पर कॉलम लगाना है, कहाँ पर विंडोज़ लगाने हैं, कहाँ पर कौन बैठेगा, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, कितने बाय कितने के साइज़ का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें वो डायरेक्ट क्लाइंट से डील करते हुए करते हैं। इसलिए मैंने कहा था इनका प्राइमरी काम जो है वो क्लाइंट के साथ होता है। यहाँ पर देखिए उन्होंने बस एक बॉक्स बना दिया है, किस चीज़ का, अंडरग्राउंड वाटर का। यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया है सेप्टिक टैंक का, ठीक है, और बस ऐसे मोटा मोटी लिख दिया कि भाई ये होगा, और इतने मतलब इस एरिया को हमने डिनोट कर रखा है सेप्टिक टैंक के लिए, इसको हमने डिनोट कर रखा है अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए। इस तरीके से कर दिया। उसके बाद मोटा मोटी आप देखेंगे ये पूरी प्लानिंग कर दी। इसी तरीके से सेम उन्होंने अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन एक स्टेयर्स बनाया है जो कि सिंगल फ्लाइटेड है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिटिंग व्यू एरिया, अगर आप बाहर बैठते हैं तो थोड़ा लैंडस्केप वाला व्यू मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक आर्किटेक्ट अपने ऑटोकैड पे, यही वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है जहाँ पे एक आर्किटेक्ट काम करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं उसी का एलिवेशन, ये है आपका नॉर्थ एलिवेशन और ये साउथ एलिवेशन, ठीक है। तो एक एलिवेशन ये हो गया, उसके दूसरे साइड का एलिवेशन ये हो गया अपोजिट साइड का कि कैसा दिखेगा। उसके बाद ये है बाकी के दो रेस्ट एलिवेशन, क्योंकि 4 एलिवेशन होंगे, 4 तरफ से देख सकते हो। तो ये रेस्ट एलिवेशन है जिसमें कि आपकी हाइटेड लिखी रहती है, लेवल्स लिखे रहते हैं, कितनी हाइट तक ये जा रहा है, टोटल हाइट कितनी आप देख सकते हैं 10 मीटर तक ऑलमोस्ट जा रहा है ये, ठीक है। वहीं पर उसके सेक्शंस बने हुए हैं। सेक्शंस मतलब बिल्डिंग को अगर हम जब काटते हैं तो सी थ्रू करने के लिए कि कितनी थिकनेस है वॉल की, कितनी थिकनेस है आरसीसी की, तो ये सब चीज़ें जो है वो डिनोट करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो उन्होंने विंडोज़ को भी दे रखा है कि विंडोज स्लाइडिंग डोर कौन से वाले होंगे, कौन से ओपनेबल डोर्स होंगे, है ना। जैसे कि ये आप देख रहे हो ये फिक्स शटर है, इसमें ग्लास और वायर मैश दोनों लगाना है, इसलिए इन्होंने दे रखा है। तो ये प्लान है उसका, ये एलिवेशन है कि भाई फिक्स ग्लास शटर ऊपर होगा, नीचे स्लाइडिंग डोर होगा। तो ये एक डिज़ाइनिंग जो है, जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये डिज़ाइन की ऐसा होना चाहिए, कहाँ पर शटर ग्लास, कहाँ पर वो, कितना बड़ा विंडो होना चाहिए, कितना छोटा, ये एक आर्किटेक्ट का काम होता है। समझ में आ रहा है आपको। वैसे ही आप डोर को देख सकते हैं, तो ये डोर है, डोर D1 जो कि एंट्रेंस गेट है, मेन एंट्रेंस। तो कितना बड़ा होना चाहिए, 1800 mm का होना चाहिए, मतलब 1.8 मीटर का होना चाहिए। और हाइट कितनी है, 3 मीटर की है इसकी। फ्रंट डोर की हाइट इन्होंने 3 मीटर की, मतलब एक फ्लोर की हाइट 3 मीटर की होती है, उतना ही इन्होंने फुल साइज दे रखा है, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे तो 2400 है, नेक्स्ट देखोगे 2300 है, 2300 है। तो ये mm में है जो भी ड्राइंग दिख रही है आपको। तो ये है एक आर्किटेक्ट काम। अभी ये आर्किटेक्ट क्या करेगा, ये आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर को अपनी वो भेजेगा ड्राइंग, सिविल इंजीनियर को भेजेगा, प्लम्बर इंजीनियर को भेजेगा, मतलब MEP इंजीनियर्स को भेजेगा, फिर वो सब इस ड्राइंग पे काम करते हैं। तो ये जो जितनी भी ड्राइंग आप देख रहे हो ना, ये कंप्लीटली ड्राइंग अब एक सिविल इंजीनियर के पास जाएगी। अब सिविल इंजीनियर क्या करेगा उसको समझिए। तो ये आ गई सिविल इंजीनियर के पास ड्राइंग, सिविल इंजीनियर उसी के प्लान को लेगा। ये प्लान है सिविल इंजीनियर के पास जो आई आर्किटेक्ट की, ठीक है। तो मैं आपको इसको डिलीट करके बताता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ पर भी कॉलम है ना, सिविल जो आर्किटेक्ट ने बना के दिया कॉलम, देख रहे हो, तो वहीं वहीं पर जो है ना वो सिविल इंजीनियर भी कॉलम को कोशिश करेगा कि मैं वहीं वहीं डालूं, आर्किटेक्ट की प्रायोरिटी देते हुए। अगर वो कॉलम वहां पर नहीं डाल के लोड नहीं आएगा तो वो आर्किटेक्ट के डिसीजंस को चेंज कर सकता है टेक्निकल टर्म्स में, कि भाई हमें यहाँ पर कॉलम नहीं, हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, आप नहीं बताओगे हमें, ठीक है। तो इस तरीके से डिसीजन लेना होगा। मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये है जो सिविल इंजीनियर वर्क करता है। ये देखिए लोड दे रखा है, इन्होंने बताया कि कॉलम कितने साइज का होगा, 600 mm बाय 230 mm का। ये है कॉलम नंबर 26, ठीक है। तो ये कॉलम्स बनाना टेक्निकली कि कहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो टेक्निकल टर्म्स में सिविल ओवर पावर करता है। वो चाहे तो कॉलम्स के लेआउट को चेंज कर सकता है। अगर आर्किटेक्ट ने कुछ बना के दिया और वो लोड काम नहीं करेगा तो सिविल इंजीनियर चेंज कर देता है। तो ये है फाउंडेशंस। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है फुटिंग लेआउट प्लान, जो कि फाउंडेशन का एक प्लान है। तो ये इस तरीके की फुटिंग लेआउट प्लान होने वाली है कि किस तरीके से हम कॉलम को बनाएंगे, कहाँ पर कंबाइंड करेंगे, कहाँ पर सिंगल टिपिकल वो रखेंगे। फिर उसके बाद आप ये देखिए डिटेलिंग दे रखी है इन्होंने कि कैसा बनेगा। अगर ये जो आपका फुटिंग बन रहा है, आइसोलेटेड फुटिंग जो बनने वाला है कॉलम हमारा, वो सेक्शन में कैसा दिखेगा, प्लान में कैसा दिखेगा, तो ये सब डिटेल कौन बताएगा। कितने का सरिया लगना है, ठीक है, कितने बाय कितने का 12 mm डाया का जो है वो सरिया लगना है, और स्ट्रेप्स कितनी दूरी पे लगना है। तो ये सब फाउंडेशन की स्टील की डिटेल कौन बताएगा, ये सब बताते हैं एक सिविल इंजीनियर। उसके बाद आप देख रहे हैं ये प्लिंथ बीम डालना, जो बीम डलती है छत पे, है ना, वो बीम कौन डालेगा, वो भी सिविल इंजीनियर बताएगा कि कैसे कैसी बीम जानी चाहिए। तो कॉलम टू कॉलम जनरली जो है वो बीम जाती है ना, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे, ताकि लोड जाए। फिर उन बीम की डिटेलिंग क्या होगी, कितने सरिया, कितनी मोटा सरिया उसके अंदर डलेगा उस बीम के अंदर। सिर्फ बीम का ड्राइंग थोड़ी बनाना है, उसकी डिटेलिंग देनी है। तो ये डिटेलिंग देते हैं कि देखो 2 सरिया डलेगा 16 mm डाया का,
ठीक है। तो ये सब कौन बताता है, ये सब बताते हैं एक सिविल इंजीनियर। तो इस तरीके की ड्राइंग जो है वो पास करते हैं। तो आई होप सो कि आपको कंप्लीट डिटेल में एक छोटे प्रोजेक्ट में समझ में आया होगा कि एक कैसे प्लानिंग और डिजाइनिंग और एस्थेटिक देख रहा है और उसी को खड़ा करना, उसी की स्टेबिलिटी देखना और उसी को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो एक सिविल इंजीनियर देख रहा है। ये एक छोटे लेवल पर पैमाने पे काम है जो आप जज कर सकते हो अभी इस स्टेज पे जो आपकी एज है। अब बात करते हैं वहीं पर कि आखिर ये बनना कैसे, हाउ टू बिकम एन आर्किटेक्ट एंड हाउ टू बिकम एन सिविल इंजीनियर। उसके लिए आपको 5 साल का बीआर्क कोर्स करना पड़ता है जो कि सीओए अप्रूव्ड हो। सीओए जो है वो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट। तो इन सीओए से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से जो भी कॉलेज अप्रूव्ड होगा, अप्रूव्ड होना चाहिए, उन कॉलेज से आप 5 साल का बीआर्क कोर्स कर सकते हो। और इस बीआर्क को करने के लिए आफ्टर 12th आपको पहले नाटा का या फिर जेई पेपर 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, जैसे ही आपको डिग्री मिल जाएगी आप सीओए की वेबसाइट पे जाके वो डिग्री को अपलोड करोगे। 600 रुपये आज की डेट में फीस है, वो पे करोगे और आपको एक रजिस्टर्ड लाइसेंस मिल जाएगा। और ये जो लाइसेंस है वो पूरे इंडिया में बहुत ही कम प्रोफेशंस को मिलता है, जिसमें कि एक है एमबीबीएस जो कि डॉक्टर है, उनको लाइसेंस मिलता है कि वो डायरेक्ट क्लाइंट से डील कर सकते हैं, मतलब पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। दूसरा है सीए कि वो उनका फाइनेंस देख सकते हैं एक इंसान का। और तीसरा होता है लॉयर कि वो उनके डिस्प्यूट्स को देख सकते हैं डायरेक्ट क्लाइंट के, तो उनको मिलता है। वहीं पर ही एक आर्किटेक्ट भी होता है जो कि डायरेक्ट उनके शेल्टर्स को, उनके घर को, उनके स्पेसेस को डिज़ाइन कर सकता है, तो वहाँ पर एक आर्किटेक्ट को लाइसेंस मिलता है। वहीं पर अगर सिविल इंजीनियरिंग कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बीटेक सिविल इंजीनियर करना पड़ता है जो कि 4 साल का कोर्स होता है। इसके लिए आप कोई भी एक स्टेट एग्ज़ाम या फिर जो नेशनल एग्ज़ाम है जिसे हम बोलते हैं जेई, तो वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो, या तो फिर नेशनल दे दो या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम दे दो। वैसे जेई देना ही पड़ता है मोर और लेस केसेस में, तो आप जेई का एग्ज़ाम देके आप डायरेक्ट बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इसमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ एक जगह लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको 1 करोड़ रुपये कमाना होगा। लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे कब आप 1 करोड़ रुपये कमाओगे और कैसे कमाओगे, क्यों आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम उस सेक्शन में बात करेंगे। कैंपस सिलेक्शन, आज की डेट में अब आर्किटेक्चर फर्म में भी जो है वो कैंपस सिलेक्शन आने लग गया है। जी हाँ, पहले नहीं आता था लेकिन अब जो है वो आने लग गया है। मोर और लेस मैं अगर आपको टॉप फर्म्स बताऊं जो कि कैंपस सिलेक्शन करवाती है, टॉप फर्म्स या फिर कौन सी इंडस्ट्री में आप जा सकते हो वो मैं आपको बताऊं, तो एक आर्किटेक्चर फील्ड में आपको देखने को मिलेगा मॉर्फोजेनेसिस, सीपी कुकरेजा है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर है, आरएसपी डिजाइंस है, और साथ ही साथ आप चाहें तो बिम इंडस्ट्री के भी बहुत सारे जो फर्म्स है वो आती है। बिम इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली आउटसोर्स करती है इंडिया से काम को, तो वो भी आते हैं, जैसे कि पिनेकल हो गया, एकॉम हो गया, आरकॉप हो गया, तो बिम इंडस्ट्री वाले भी आते हैं कैंपस सिलेक्शन करने के लिए। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। बेस्ट सिटीज़ आप देख सकते हैं कि ये बेस्ट सिटीज़ हैं जहाँ पर मोर और लेस ये कंपनियाँ इस्टेब्लिश हैं आज की डेट में, और यहीं से वो कैंपस सिलेक्शन जो नियर बाय कॉलेजेस होते हैं वहीं से कैंपस सिलेक्शन उठा के लेके जाती है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको टॉप फर्म देखने को मिलेंगे, एल&टी है, उसके बाद आपको देखने का मिलेगा शाहपुर जी, टाटा प्रोजेक्ट्स, एकॉम और एफकॉन। अब देखा आपने, इसमें भी एकॉम आया और एफकॉन आया, और ये एकॉम और एफकॉन जो है वो आर्किटेक्चर वालों को भी लेके जाती है। क्यों? क्योंकि मोर और लेस आर्किटेक्ट चाहिए ही होते हैं, दोनों ही चीज़ों से मिलके कॉम्बिनेशन से ही काम होता है। क्योंकि एक एस्थेटिक पार्ट देखता है तो एक उसी का एग्जीक्यूशन पार्ट देखता है, एक प्लानिंग देखता है तो एक उसका स्टेबिलिटी देखता है, एक अगर डिजाइनिंग देख रहा है तो एक उसका जो है वो स्ट्रक्चर देख रहा है। तो इतनी सिमिलैरिटीज होने के बाद बस छोटे छोटे अंदर टेक्निकल डिटेल्स हैं, तो क्यों नहीं एक ही फर्म में दोनों जाएंगे। तो मोर और लेस दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और एक ही फर्म में जाते हैं। सैलरी, जी हाँ, अब कैंपस सिलेक्शन हो गया तो सैलरी की भी बात कर लेते हैं कि अगर आप नॉर्मल सैलरी पे जाते हो तो मान लेते हैं कि आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ और आप फ्रेशर हो, है ना, तो एज एन आर्किटेक्ट आपकी जो सैलरी है ना वो 25,000 के समवॉट लगेगी। और अगर आपका कैंपस सिलेक्शन होता है तो आप ये मान के चलो कि 30,000, 35,000 या 40,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। और मोर और लेस केसेस में जो है जब अगर बिम इंडस्ट्री वाले लेके आते हैं, जैसे मान लो आपको आरकॉप हो गया या एकॉम हो गया, तो ये लोग आपको 35 से 40,000 रुपये जनरली प्रोवाइड कर देते हैं सैलरी एज अ फ्रेशर। या फिर आप ये मान के चलो कि अगर आपका कैंपस सिलेक्शन है तब आपको 30, 35, 40 तो मिल ही जाएगा। और अगर आप खुद से करते हो, कैंपस सिलेक्शन से हटकर खुद से करते हो और जाते हो प्राइवेट कंपनी की तरफ, तब आपको 25-30 देखने को मिल जाएगा आराम से। वहीं पर अगर एक सिविल इंजीनियर की बात करें तो ये लाया करते हैं 20 से 35,000 के बीच में, मतलब 20,000 से लेकर 35,000 के बीच में ये लोग लाया करते हैं सिविल इंजीनियर्स। मोर और लेस केसेस में, बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि आर्किटेक्ट अपने आप को सही पोजीशनिंग नहीं कर पाते, तो वो एज अ फ्रेशर भी
सिविल इंजीनियर से कम सैलरी लेते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये इंडस्ट्री में पोटेंशियल नहीं है, वो आप नहीं ले पाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पोटेंशियल कम नहीं है आर्किटेक्चर में, इसलिए आर्किटेक्चर में थोड़ी सी आपको सैलरी कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, 2000 3000 4000 ज़्यादा देखने को मिलती है अगर आप में वो पोटेंशियल है तो। वहीं पर अगर बात करें आज से 5 साल या 7 साल बाद आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए एज एन आर्किटेक्ट, तो अगर 5 से 7 साल बाद की अगर बात करें तो आपकी सैलरी जो है वो मोर और लेस 80,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में होगी। और अगर आप खुद का प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, मतलब खुद के क्लाइंट आप धीरे धीरे स्टैब्लिश करने लग गए 5 साल के बाद से ही, तो आपकी सैलरी 1.5 लाख तक जा सकती है। वहीं पर अगर सिविल इंजीनियर की बात करें तो ये मोर और लेस जॉब सेंट्रिक इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर आपको 60,000 से लेके 1.2 लाख तक की आपको सैलरी देखने को मिलेगी पर मंथ की। अब बात करते हैं रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, जो कि मैंने आपको ऑटोकैड के प्लान्स दिखाए और रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाया कि एक आर्किटेक्ट क्या क्रिएट करता है और एक सिविल इंजीनियर क्या ड्राइंग्स क्रिएट करता है। उसी को समझते हैं पेपर वर्क में कि क्या क्या ड्राइंग्स क्रिएट किए जाते हैं। जिसमें कि अगर मैं बात करूँ कि एक आर्किटेक्ट के ड्राइंग्स की, तो एक आर्किटेक्ट जो है वो ड्राइंग क्रिएट करता है मदर ऑफ ऑल ड्राइंग्स, मतलब एक ऐसी ड्राइंग जो सारे ही इंजीनियर्स के पास जाती है। तो एक आर्किटेक्ट जो है वो मास्टर प्लान बनाता है, वर्किंग ड्राइंग बनाता है, सर्विस कोऑर्डिनेशन के ड्राइंग्स बनाता है, मटेरियल सिलेक्शंस की बनाता है और प्रेजेंटेशंस सेट करता है क्लाइंट्स के लिए और अथॉरिटीज़ के लिए, ताकि अप्रूवल ले सके, जिसे हम बोलते हैं सबमिशन ड्राइंग्स बनाना। वहीं पर अगर एक सिविल इंजीनियर की बात करें तो वो बनाते हैं एक मतलब वो सबसे पहले रीड करते हैं उस ड्राइंग को जो आर्किटेक्ट ने भेजा है, जो कि मदर ऑफ ऑल ड्राइंग होता है, उसको रीड करते हैं और फिर डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? वो करते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग्स को, उसके बाद बीम कॉलम शेड्यूल्स को, जो कि मैंने आपको एक रियल लाइफ ऑटोकैड पे प्लान भी दिखाया, उसके बाद रेनफोर्समेंट डिटेल्स को, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि स्टील की ड्राइंग बताना कि कौन सा 12 mm का डाया लगेगा, कितने सरिये लगने वाले हैं, वो सब। साथ ही साथ लोड कैलकुलेट करते हैं और ये करवाते हैं, अप्रूव करवाते हैं शटरिंग, क्यूरिंग एंड साइट की क्वालिटी को ये लोग अप्रूव करते हैं, क्योंकि साइट पे खड़े होकर तो यही देख रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को देखना, वो लंब टेस्ट करवाना, ये सब चीजें एक सिविल इंजीनियर का काम होता है। तो आई होप सो कि आपको क्लियरिटी तो मिली होगी, बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब समझते हैं फिर 1 करोड़ रुपए कमाना हो तो दोनों को क्या करना पड़ेगा। जब सारी बातें समझ में आ गई है, रियल लाइफ ड्राइंग देख ही लिया है, एजुकेशन समझ ही लिया है, सैलरी समझ ही ली है, तो 1 करोड़ रुपए कमाने, माइलस्टोन अचीव करना है, तो कौन क्या मूव करेगा कि 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, उसको समझते हैं। जिसमें कि सबसे पहला आता है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट अगर आप देखेंगे बाय ईयर ऑफ 5 से 7 साल तक के एक्सपीरियंस में उसको अपना जॉब भी करना होता है और साथ ही साथ वो अपना पर्सनल जो है वो क्लाइंट बेस भी बनाता है, मतलब कि अपना खुद का स्टार्टअप करते हुए भी बनाता है। फिर वहीं से वो स्टार्ट करता है। 5 साल के बाद आप मोस्टली आर्किटेक्ट को देखोगे वो अपना फर्म जो है वो स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार्ट अ डिजाइन स्टूडियो, मतलब 5 से 7 साल के बीच में आप अपना डिजाइन स्टूडियो कर लोगे। बाय ईयर ऑफ 10 तक आप जो है वो हैंडल करने लगोगे 25 से 50 लाख तक के जो प्रोजेक्ट्स है ना वो, जिसमें कि आपका जो परसेंटेज जो कट बनता है ना वो 5 से 8% ही आप लेते हो, ठीक है, 5 से 8%। जिसमें कि अगर मैं प्राइस में बात करूं तो ये बनता है मोर और लेस 4 से 8 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट का। तो मतलब कि अगर आपके साल के 2 से 3 प्रोजेक्ट भी अगर आपको 25 से 50 लाख के बीच में मिल जाते हैं और अगर आप 4 से 8 लाख रुपए करते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए की रिवेन्यू तो मोर और लेस बन ही गई, मतलब ये रिवेन्यू हो गई आपकी, है ना। वहीं पर अगर सिविल इंजीनियर की बात करें तो शुरू के 5 से 7 साल वो जो है वो एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करता है बड़ी बड़ी कंपनियों में या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर नेक्स्ट 1 साल में क्या करेगा, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। यही मैंने कहा था कि एक सिविल इंजीनियर को लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस यहाँ पर 3 क्लास में मिलते हैं, क्लास सी, क्लास बी और क्लास ए। तो आपकी जो क्लास है ना वो सी से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास सी से क्लास बी तक के लिए आपको एक जो है वो कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी खुद की, मतलब दोनों ही केस में आपको अपना फर्म तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले पाओगे, गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो ले पाओगे। वहीं पर बाय द ईयर ऑफ 10 अगर आप देखोगे ना तो आप जो है वो हैंडल कर रहोगे 1 से 2 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेके काम, है ना। तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10 से 15% आप निकाल लेते हो मटेरियल के अंदर, जिसमें कि आप 10 से 20 लाख रुपए अगर पैसे में बात करें तो 10 से 20 लाख रुपए आपने कमा लिए। तो मतलब कि अगर आप साल के 5 ऐसे प्रोजेक्ट करते हो तो आपका 1 करोड़ का रिवेन्यू क्रिएट हो जाता है। तो ये एक बेसिक रोड मैप है जो कि जनरली लोग दिमाग में रखते हैं और फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई कम टाइम भी ले सकता है, कोई ज्यादा टाइम भी ले सकता है, लेकिन ये एक एवरेज बेंचमार्क है जो कि जनरली लोगों के मूव्स देख के डिसाइड किए गए हैं कि यही रोड मैप जो है वो लोग फॉलो करते ही करते हैं। तो बताइए जी, क्लैरिटी मिली, समझ में आया कि एक आर्किटेक्ट क्या बनाता है, क्रिएटिव फील्ड का काम करता है, उसी के क्रिएटिविटी का टेक्निकल काम कौन करता है, वो करता है सिविल इंजीनियर। तो फिर टेंशन किस बात की है, आपको समझना क्या है, आपको बस इतना समझना है कि क्या आप एक क्रिएटिव पर्सन हो या फिर आप एक कैलकुलेटिव पर्सन हो। अगर आपको अभी 12th में अगर आप इतने समझदार नहीं हो तो आप ये भी मत समझो, आप ये समझो क्या आपको मैथ्स और फिजिक्स पसंद है। अगर पसंद है गो फॉर अ सिविल इंजीनियरिंग।
अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आपको ड्राइंग्स पसंद है, कंपैरेटिवली ड्राइंग्स करना, स्केच करना इनिशियल फेज पर, तो आप फिर जाइए आर्किटेक्चर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे आपको कलर्स कॉम्बिनेशन सीखने पड़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन सीखनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें एक आर्किटेक्ट का काम होता है। और जो है एक मैथ्स, फिजिक्स, डेरिवेशंस, कैलकुलेशंस, जो कि पर्सनली मुझे नहीं पसंद था, ना मेरा वो कोर स्ट्रेंथ था, है ना, तो उस केस में जो है वो मैंने नहीं लिया, मैंने आर्किटेक्चर की तरफ चूज़ किया। तो आप जो है आप सब्जेक्ट वाइज अपने आप को डिसाइड कर लो, या फिर इंटरेस्ट बेस्ड डिसाइड कर लो कि भाई मेरा इंटरेस्ट जो है वो टेक्निकल ज़्यादा है, या फिर सब्जेक्ट वाइज कि आपको सब्जेक्ट वाइज क्या कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। 12th में ईजी तरीका यही है डिसाइड करने का। तो होपफुली कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। और हाँ, जो मैंने आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट बताया था इस वीडियो में, अगर आपको वैसे 5-6 प्रोजेक्ट और सीखने हैं ज़ीरो से लेके आखिरी तक, मतलब कि आपको प्लानिंग करना सीखना है, डिज़ाइनिंग करना सीखना है, एलिवेशन बनाना सीखना है, सेक्शन बनाना सीखना है, साथ ही साथ आपको सिविल इंजीनियरिंग, कैसे सिविल इंजीनियर काम करता है, उसमें कैसे MEP वाले काम करते हैं, ड्रेनेज पाइप कौन सा जाएगा, कैसे प्लानिंग करनी होती है, कैसे टेक्निकलिटी सोचनी होती है, A से लेके Z तक हमारा खुद का एक कोर्स है जिसको आप एनरोल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, 3500 से ज़्यादा आर्किटेक्ट ने इस पर अपना ट्रस्ट दिखा के 5 स्टार रेटिंग दी है, और जिनमें से आप ये मान के चलो कि 500 से ज़्यादा जो है वो सिविल इंजीनियर्स ने इस कोर्स को एनरोल किया है। तो होपफुली आपके लिए भी एक अपस्किलिंग का कोर्स होगा और एक रियल लाइफ एक्सपोजर देखने को मिलेगा।